Welcome to my learning channels Advitya Education. Today we will continue the chapter The Rise of Nationalism in Europe from where we left off. In the previous class, we studied the Congress of Vienna. After Napoleon defeat, the era of conservatism began in Europe. Liberal nationalists emerged to oppose conservatism and bring about revolution. Who were these liberal nationalists? They were mainly middle class people who had become wealthy because of the Industrial Revolution. They started revolutions against conservatism to gain freedom and political rights. We also learned about Giuseppe Mazzini and how he formed secret society to promote nationalism and unite people for revolutionary movements. So we have already covered all these topics in our previous classes. So today we will study romanticism. So let's begin today class. Keep your pen and paper ready. Okay? तो आज पढ़ते हैं हम क्या पढ़ेंगे? रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स. ये एक अलग तरीका है क्या देश को इंडिपेंडेंस लाने का. ठीक है, देखो कुछ लोग चाहते थे रिवॉल्यूशन करके क्या करेंगे, नेशन स्टेट बनाएंगे, उनके देश को क्या करेंगे, आजादी दिलाएंगे. तो यहाँ से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि रोमांटिसिज्म से भरा हुआ है. रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड नेशनल फीलिंग्स. ये लोग थोड़ा अलग हैं. ये वार नहीं करेंगे, रिवॉल्यूशन नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, नेशनल फीलिंग्स खुद के मन में क्रिएट करेंगे. ठीक है, वो नेशनल फीलिंग्स क्या होगा, ठीक है, वो नेशनल फीलिंग कैसी होगी वो हम आगे देखेंगे. तो किस तरह से ये लोग उनके नेशनल फीलिंग्स को बढ़ाते थे देश को आजादी देने के लिए, देश को इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट बनाने के लिए. इनका ये एक अनोखा तरीका था. ठीक है, जो पहले थे हम पढ़े, इससे पहले भी जितने भी पढ़े हम, रिवॉल्यूशन के तहत मतलब रिवॉल्यूशन करेंगे, वार होगा, देन जाके क्या होगा, इंडिपेंडेंस होगा. तो यहाँ पे देख लेते हैं नेशनल फीलिंग्स क्या है, रोमांटिसिज्म क्या है. So the development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. तो इन ये लोग क्या सोचते थे, देखो कोई वार या टेरिटोरियल एक्सपांशन से सिर्फ देश को आजादी नहीं दिला जा सकता. कैसे दिलाया जा सकता है? कल्चर played an important role in creating the idea of the nations. हमारे जो कल्चर होता है ना, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पे, देश को आजादी दिलाने में. ठीक है, वो कैसे देख लेते हैं थोड़ा. आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स. जो हमारे कल्चर है, कल्चर में भी क्या क्या आर्ट आता है, पोएट्री आता है, स्टोरीज आता है, म्यूजिक आता है. तो ये क्या करेंगे, मदद करेंगे नेशनल फीलिंग्स को क्रिएट करने में. और अगर नेशनल फीलिंग्स क्रिएट हो जाएगा तो देश को आजादी मिलने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी. तो यही इनका क्या तरीका था कि देश को किस तरह से आजादी दिलाएं. इनका तरीका था देश प्रेमी भाव बढ़ाना, देश प्रेमी भाव जागृत करना. ठीक है, वो ये क्या नहीं करेंगे, वार नहीं करेंगे, कोई एक्सपांशन, टेरिटोरियल एक्सपांशन नहीं होगा, कोई इलाका को जाके ये लोग नहीं कब्जा करेंगे. क्या करेंगे, कल्चर को वेपन्स बना के ये लोग देश को आजाद दिलाएंगे. और वो कल्चर क्या क्या है, आर्ट हो सकता है, पोएट्री हो सकता है, स्टोरीज, म्यूजिक और भी अलग अलग तरीके हैं जो कि ये लोग क्या बनाएंगे, उसको हथियार बना के देश को आजाद दिलाएंगे. सो लेट्स लुक एट द रोमांटिसिज्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म is the national feelings among the peoples. पीपुल के बीच में जो नेशनलिज्म भाव के भावना जागृत होता है उसको ही हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म इज a cultural movement which sought to develop a particular form of national sentiments. रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है कि ये एक कल्चरल मूवमेंट है जो कि
नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है, वो कैसे है देखते हैं। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑफ इमोशंस, इंट्यूशंस, मिस्टिकल फीलिंग्स। देखो, रोमांटिक आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो जनरली क्रिटिसाइज करते हैं किसको, ग्लोरिफिकेशंस ऑफ रीजन। कोई लॉजिक नहीं लगा जाएगा, ठीक है, कोई साइंस यहाँ पे यूज नहीं होगा, तो सिर्फ क्या यूज होगा, इंस्टेड ऑफ इमोशन। इमोशन, हम इमोशन को लेके जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस होगा, मिस्टिकल फीलिंग्स होगा। कंट्री में, कंट्री के लिए जो हमारे मातृभूमि का जो होता है ना एक फीलिंग्स, वो जागृत किया जाएगा। ना कि रीजन या साइंस, साइंस या रीजन से हम नहीं करेंगे। उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे ये लोग। ये सिर्फ इमोशन, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स को किस तरह से हथियार बना के देश को आजादी दिलाना चाहते थे। तो इनका तरीका थोड़ा अनोखा है, ठीक है। सो देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, ए कॉमन कल्चर पास्ट इज द बेसिस ऑफ नेशंस। तो इनका इफेक्ट एफर्ट क्या था, वो क्या कर रहे थे, क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। मतलब उस टाइम में जो कलेक्टिव हेरिटेज होता था उसको क्या करते थे, सेंस मतलब बनाते थे, और वो क्या करेगा, एक हथियार बना के वो उनके साथ साथ देगा, ठीक है। सो अदर रोमांटिक्स एंड द स्पिरिट्स ऑफ द नेशंस, और कुछ रोमांटिक्स, रोमांटिसिज्म के लोग थे, रोमांटिक्स लोग थे जो वो नेशन के स्पिरिट को किस तरह से समझते थे। देखो, देख लेते हैं। Other romantics such as the German philosopher Johann Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people dash book। देखो, जो ओरिजिनल क्या होता है ना, नेशनल फीलिंग्स होता है, वो कहाँ पे है, ये कौन बोल रहे थे, ये बोल रहे थे हमारे जो एक रोमांटिस्ट थे, जोहान गॉटफ्रेड, जर्मन के एक फिलोसोफर थे, ठीक है। तो वो क्या सोचते थे, वो सोचते थे कि जो हमारे नेशनलिस्ट और नेशनल फीलिंग्स या हमारे कल्चर कहाँ पे देखने को मिलेगा, वहां वो देखने को मिलेगा जर्मन कल्चर में। जो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो पीपुल्स है, कॉमन पीपुल है, उनके पास जाके उनको परखेंगे, देखेंगे, और उनको जो कल्चर है उसको क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे। तो क्या होगा, उसमें से उनको हमको मिल जाएगा हमारे रोमांटिसिज्म, मतलब रोमांटिक्स फीलिंग्स बनाने का, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड का मीनिंग क्या है, डैशबोर्ड, इसका मीनिंग होता है कॉमन पीपुल। तो ये कॉमन पीपुल के पास जाएंगे और उनके पास जो कल्चर है उसको लाएंगे, और उसी को हथियार बना के क्या किया जाएगा, नेशन स्टेट बना जाएगा, ठीक है। सो इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग्स। तो ये क्या करेंगे हम, एक फोक सॉन्ग की वजह से सब फोक सॉन्ग को हथियार लेके चलेंगे। फोक पोएट्री, फोक सॉन्ग मतलब क्या, जो आंचलिक गीत होता है, आंचलिक गीत होता है ना, जो कोई भी एरिया का एक जो कि गांव एरिया में है तो होता है ना, तो उनका कुछ क्लासिकल या कोई आंचलिक होता है, सॉन्ग्स वगैरह। उसके बाद फोक पोएट्री, फोक पोएट्री क्या होता है, उनके जो पोएट वगैरह होते हैं, रीजनल पोएट, वो क्या करते हैं, उनका एक अलग सा पोएट्री होता है। फोक डांस, फोक डांस भी इनको, इनके थ्रू में जाके क्या करेंगे, हम ये सब करेंगे। So the true spirit of the nation's Bogist was popularized, so collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building। तो ये सब हमको चाहिए क्या करने के लिए, एक नेशन बिल्डिंग, नेशन को बनाने के लिए, नेशन को इंडिपेंडेंस देने के लिए। ये सब हमको चाहिए क्या क्या, फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांसेस, इस इनमें ही ट्रू स्पिरिट है। तो ये समझ रहे थे क्या, इनमें ही ट्रू स्पिरिट से जो इनको कलेक्ट किया जाएगा, कलेक्ट करने के बाद इनको लेके हम क्या करेंगे, नेशन बिल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो ये सोचते थे इस तरह से, ठीक है। सो द एम्फासाइज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज, मैंने बोला है ना, जो लैंग्वेज है ना गांव वगैरह में बोला जाता है, वही लैंग्वेज को ये लोग क्या बनाएंगे, एम्फासाइज करेंगे, ज्यादा तवज्जो देंगे। द कलेक्शंस ऑफ लोकल फोकलोर, फोकलोर लोकगीत बोलते हैं ना, लोक, जो हमारे लोकगीत होता है, वही उसको ज्यादा फोकस करेंगे ये लोग, ठीक है। वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशियंट नेशनल स्पिरिट। तो इनको ज्यादातर ये लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे।
but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. तो क्या हुआ देखो यहाँ पे, लेकिन वो जो मॉडर्न नेशनलिस्ट का मैसेज है वो उन लोगों तक किस तरह से पहुंचेगा जो गांव में हैं, जो ऑडियंस गांव में है, और गांव में है भी तो वो पढ़े लिखे नहीं जानते, पढ़ना लिखना ही नहीं जानते, तो किस तरह से इनको वो मैसेज दिया जाएगा, यही डिफिकल्टी उस टाइम में देखने को मिला था। ठीक है, और क्या हुआ, दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। पोलैंड में इस तरह से एक प्रॉब्लम हुआ था, तो वो क्या हुआ था उसके बारे में भी हम देखेंगे। सो पोलैंड में क्या हुआ था, व्हिच हैड बीन पार्टीशंस द एट एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स रूसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्पेशली पोलैंड को ये लोग क्या कहते हैं 1815 में, तुम लोगों को याद है, जहां पे कि ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, कांग्रेस ऑफ वियना। उसी कांग्रेस ऑफ वियना में पोलैंड ने जितने भी टेरिटोरीज जीते थे उनको क्या किया गया था, सभी देशों के बीच में बांट दिया गया था, और उनमें से भी पोलैंड का बहुत सारा जगह किसको दिया गया था, रशिया को। ठीक है, पोलैंड का कुछ टेरिटोरीज पोलैंड को पोलैंड का रशिया को दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, व्हिच हैज बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी द ग्रेट पावर्स रशिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो पोलैंड में इस तरह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, और उसमें भी किसका हाथ ज्यादातर था, रशिया का। ठीक है, इवन थ्रो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। देखो यहाँ पे पोलैंड में क्या बोला जा रहा है, कोई नेशनल नो लॉन्गर एग्जिस्टेड इन एन इंडिपेंडेंट, पोलैंड इंडिपेंडेंट ज्यादा दिन नहीं था, फिर भी इनका जो टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स और जो क्या था, म्यूजिक लैंग्वेज को ये लोग क्या करते थे, बना के रखते थे। ठीक है, पोलैंड उस टाइम में इंडिपेंडेंस नहीं था, फिर भी ये लोग किसको ज्यादातर तवज्जो देते थे, उनके जो नेशनल फीलिंग्स था, म्यूजिक लैंग्वेज, इनको ज्यादातर तवज्जो दिया जाता था। और क्या देखो, कार्लोस कुर्पिंस्को 1785 में वो 1857 तक क्या बोले थे, देखो कार्लोस कुर्पिंस्की कौन, वो थे एक उस टाइम में नेशनलिस्ट। तो वो फॉर एग्जांपल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरास। तो ये कार्लोस कुर्पिंस्की किस तरह से उनका नेशनलिस्ट भावना को लोगों के बीच में लाते थे, वो लाते थे देखो किस तरह से, नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरास। वो क्या करते थे, ओपेरास करते थे, ओपेरास। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ओपेरास के माध्यम से या कोई म्यूजिक के माध्यम से लोगों के बीच में वो लाते थे। कोई फोक डांस हो गया, पोलानाइज हो गया, मुजारिका हो गया। पोलानाइज मतलब एक तरह के डांस करते हैं, मुजारिका भी एक डांस है। तो ये इनको हथियार बना के, मतलब किसको, ओपेरास म्यूजिक के माध्यम से क्या करेंगे, लोगों के बीच में नेशनल फीलिंग्स, नेशनलिस्ट फीलिंग्स का भावना जगाएंगे। ठीक है, ये पोलानाइज भी एक क्या है, एक डांस है, मजारी का डांस है। ये इनके बीच में इसको वो क्या करेंगे, बना मीडियम बना के ये सब करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, कल्चर चला गया। पहले ये लोग क्या करते थे, कल्चर को ज्यादातर वेपन्स बनाते थे। तो और एक इनका हथियार क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज को किस तरह से ये हथियार बना के क्या करेंगे, नेशनल फीलिंग्स को क्रिएट करेंगे, देख लेते हैं थोड़ा। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स डेवलप करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले किया था, लैंग्वेज। देख लेते हैं क्या है, लैंग्वेज की वजह से क्या हुआ था। देखो, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो 1815 में हुआ था ट्रीटी ऑफ वियना, वहां से पोलैंड का बहुत सारा भाग किसको दिया गया था, रशिया को दिया गया था। तो रशिया के पास क्या है, इनके बहुत सारा रीजन्स रशिया के पास है। तो क्या हुआ देख लेते हैं। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन फॉर द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज वाज imposed एवरीवेयर। तो रशियन लैंग्वेज को क्या किए थे ये लोग,
सभी जगह में इम्पोज कर दिए थे, ठीक है, एवरीवेयर, सभी जगह में, स्कूल में भी, ठीक है, आउट ऑफ स्कूल में भी रशियन लैंग्वेज पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। क्योंकि देखो, तुम तो यहाँ पे देख रहे हो, रशिया ऑलरेडी पोलैंड को कब्जा किया हुआ है। अगर कब्जा किया हुआ है तो रशिया क्या करेगा, उनकी लैंग्वेज को यहाँ पे यूज करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे रशियन लैंग्वेज को। तो एक अदर कंट्री के लैंग्वेज किस तरह से हमारे देश में आके सब कुछ करेगा। तो ये पोलिश लैंग्वेज को ही चाहते थे, रशियन लैंग्वेज को नहीं चाहते थे। रशियन लैंग्वेज के अगेंस्ट में बहुत सारा रिवॉल्यूशन भी किए थे, ठीक है। इसके बाद इन 1831 एन आर्म्ड रिवेलियन अगेंस्ट रशियन रूल्स took place which was ultimately crossed। देखो, 1831 में एक आर्म रिवेलियन हुआ था, मतलब एक रिवेलियंस आर्मी के साथ इनका झगड़ा हो गया था, ठीक है। जो कौन किसका, पोलैंड का। क्यों, क्योंकि पोलैंड में रशिया का कब्जा था और वो चाहते थे कि रशिया में पोलैंड में कोई भी रशिया का लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता। लेकिन रशिया क्या करता था, रशिया पोलैंड में उनका जो लैंग्वेज था उनको ही इम्पोज कर रहा था। तो इसकी वजह से एक आर्म रिवेलियन हुआ। और वो आर्म रिवेलियन हुआ था क्यों, अगेंस्ट रिवेलियंस अगेंस्ट रशियन रिवॉल्यूशंस और रूल्स टू प्लेस व्हिच वाज अल्टीमेटली क्रॉस। जो रशियन रिवॉल्यूशंस, रशियन के अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन हो रहा था, उसको दबा दिया गया, ठीक है। वो क्या कब हुआ, 1831 में। So following this, many members of the clergy in Poland began to use language as weapon national resistance। Following this, many members of this clergy in Poland began to use language as weapons national resistance। तो पोलैंड में बहुत सारा जो क्लर्जी या चर्च वगैरह में होते हैं ना, ये देखो फादर है, ठीक है, चर्च का फादर। तो वो क्या करते थे, फादर में चर्च में भी क्या किया जाता था, पोलैंड लैंग्वेज, पोलिश लैंग्वेज को ही यूज किया जाता था। लेकिन जब रशिया का कब्जा हो गया है, यहाँ पे रशियन लैंग्वेज यूज होगा, तो ये क्या कर रहे थे, पोलैंड में लैंग्वेज एज ए वेपन्स ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। तो लैंग्वेज को वेपन्स बना के रशिया के अगेंस्ट में लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। सो पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। जो पोलिश लैंग्वेज को यहाँ पे किस तरह से यूज किया जाता था, चर्च में गैदरिंग या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने के लिए पोलिश लैंग्वेज को यूज करते थे, ठीक है। एज ए रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल। तो ये क्या, देखो, फोर्सफुली ये पोलिश लैंग्वेज के यूज किया क्या करते थे, कहाँ पे, चर्च वगैरह में, सब कुछ सभी जगह में ये फोर्सफुली क्या करते थे, हमारे मतलब जो इंस्ट्रक्शन था पोलिश लैंग्वेज में खुद लिखने लगे। तो इसकी वजह से क्या रिजल्ट आया, लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वेर पुट इन जेल। तो ये क्या सोचने लगे कि हमारे खिलाफ में तुम लोग जा रहे हो। जो चर्च में, चर्च के लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्टली यहाँ पे नेशनल रेजिस्टेंस बनाने के लिए ये सब कर रहे थे, इनके अगेंस्ट में गए थे। तो वो क्या, क्यों इसको अरेस्ट किए थे, क्योंकि यहाँ पे ये देखो, प्रीस्ट एंड बिशप को क्या कर दिया गया, ये पुट इन जेल, जेल में भेज दिया गया था, टू सेंड साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू रीच पीस इन रशियन। साइबेरिया जो बहुत ठंडा लगता, वहीं पे इनको भेज दिया गया था, ठीक है, किसको, प्रीस्ट एंड बिशप को। सो द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। देखो, ये जो पोलिश लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज था उस टाइम में, ये सिंबल बना के चला गया। वो कौन सा सिंबल था, स्ट्रगल चल रहा था जो रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट, वो ये काम करके चला गया, ठीक है। सो हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। देखो 3.2 आ गया, वो खत्म हो गया। 3.2 में जो हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट के बारे में देख लेते हैं, पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में। ऐसा क्या हुआ था, इन 1830s were great economic hardship in Europe। The first half of the 19th century shows an enormous increase in populations all over the Europe। तो एक नया टॉपिक से ये देखो, ठीक है, वो तो खत्म हो गया, नया टॉपिक से वही टॉपिक्स का नाम क्या है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर क्या है, लोग जो खाने के लिए नहीं पाते हैं उसको हंगर बोला जाता है। हार्डशिप का मतलब खाने के लिए नहीं मिलेगा तो उनका जो जीवन यापन का शैली बहुत कठिन हो जाएगा, हार्डशिप है। और हार्डशिप होगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो ये लोग क्या करेंगे, पॉपुलर रिवोल्ट
करेंगे तो रिवॉल्यूशन शुरू हो जाएगा फिर से। इन 1830s were years of great economic hardship in यूरोप। यूरोप में 1830s को इकोनॉमिक हार्डशिप देखने को मिला था। क्यों? द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an undergone increase in population all over the यूरोप। क्यों हुआ था? क्योंकि 19th century के पास में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिला था, जिसकी वजह से जो खाना था वो सभी के लिए सफिशिएंट हो नहीं पाया। ठीक है, तो इसकी वजह से, किसकी वजह से, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से ये हमको देखने को मिला था, क्या? इकोनॉमिक हार्डशिप। ठीक है, सो क्या क्या रीजंस था और एक बार देख लेते हैं। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स फॉर जॉब्स देन एन एम्प्लॉयमेंट। देखो, बहुत सारे कंट्री में ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे जॉब्स ढूंढने में लगे हुए हैं। ठीक है, populations from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums। देखो ये लोग क्या हो गया, देखो ठीक से समझ लेते हैं। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गया, गांव के एरिया में खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो ये लोग क्या किए, कंट्रीज, बहुत सारे लोग सिटीज एरिया में चले गए। ठीक है, बहुत सारे लोग सिटीज एरिया में चले गए। क्यों? क्योंकि वहां पे जाके कुछ काम धंधा मिल जाएगा और वो काम करके कुछ पैसा कमाएंगे। तो वो इसी की वजह से वो वहां पे चले गए थे टाउन में, गांव से। बट इन लोगों को यह पता नहीं था, गांव में जो रह रहे थे अच्छी तरह से रह रहे थे, लेकिन जो टाउन में जाएंगे उनके लिए घर तो नहीं है ना, वो रहेंगे कैसे? तो वो क्या किए थे, पॉपुलेटेड फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लाइव ओवर क्राउडेड स्लम्स। तो यहाँ पे बहुत जो ज्यादा लोग रहते हैं वहां पे एक क्राउड स्लम्स, झुपड़ी जैसी घर बना के रहने लगे। ठीक है, तो इनका पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, इसकी वजह से टाउन में आए, टाउन में भी इनका बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। Then small producer in towns were often faced with steep competitions। देखो, टाउन में स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे जो बहुत कंपटीशन फेस कर रहे थे, चीप कंपटीशन फेस कर रहे थे। क्यों? फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। देखो क्यों ये हो रहा था, यहाँ पे देखो, इंग्लैंड में इस तरह से बुनाई होती थी, वो भी फैक्ट्री में। तो उसी टाइम पीरियड में इंडिया में कोई मशीन मेड कोई भी नहीं था, गुड्स नहीं था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे ये लोग हाथ में सब कुछ बनाते थे। ठीक है, इंडिया में हाथ में बनाते थे और वो टाइम टेकिंग होने के कारण ज्यादा महंगी भी था। ठीक है, ये महंगी होने के कारण वो लोग जो देश में बन रही हैं उसको नहीं खरीदेंगे। तो प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, वहां पे बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह भी बन गया। उसकी वजह से वहां पे बहुत कम टाइम में इतने सारे अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल कपड़े या साड़ीज बहुत कुछ बनने लगे। जो क्या हुआ आगे जाके, मतलब सॉरी सॉरी, इंग्लैंड से ये सब सस्ती दर में, सस्ती दाम में आता था और इंडिया में बेचते थे। लेकिन ये जो इंडिया में जो भी थे ना, इंडिया में जो हमारे छोटे छोटे ट्रेडर्स थे उनको ये महंगा पड़ गया। ठीक है, इनका और कोई भी गुड्स नहीं चला। तो इसकी इसकी वजह से भी ये क्या हुआ था, हमको देखने को मिला था हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। ज्यादातर कहाँ पे ये सब हुआ था, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, जहाँ पे कॉटन वगैरह करते हैं। which was carried out of mainly in home or small workshop and was only partly mechanized। So which was carried out of mainly in home and small workshops and was only partly mechanized। तो ये ज्यादातर हमारे कॉटन फैक्ट्रीज में देखने को मिला था कि यहाँ पे जो वहां पे जो कपड़े बन के आ रहा है वो बहुत सस्ते दाम में बन रहा है, और यहाँ का जो लोग इस तरह से बुन रहे हैं वो टाइम टेकिंग होने के साथ वो मतलब पैसा भी इसका ज्यादा पड़ता था। तो ये लोग क्या प्रीफर करेंगे, ज्यादातर ये कम दाम में बहुत अच्छे दिख रही है तो इसको ज्यादा प्रीफर करेंगे इसके मुकाबले। ठीक है, तो और क्या है, देखो, इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप where the aristocracy still enjoyed power, peasant struggle। देखो इस एरिया में ज्यादातर क्या रहते थे, अरिस्टोक्रेसी के लोग रहते थे, और वो ज्यादातर क्या करते थे, बर्डन उसका फ्यूडल ड्यूज ऑब्लिगेशन सब कुछ लगाते थे। ठीक है, सो द राइज ऑफ फूड प्राइस ऑफ ए
year or bad harvest led to widespread pauperism in town and country. ये तो चल रहा था पहले क्या कि बहुत स्टिप कंपटीशन था। ज्यादातर टाउन वगैरह में क्या करते थे, ये लोग चले जाते थे वहां पे, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, रहने के लिए झुपड़ी घर में रहते थे, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो फाइनली क्या हुआ था, राइज ऑफ प्राइस, फूड प्राइस ऑफ ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड। उस टाइम में फूड का प्राइस बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्योंकि उस टाइम में सप्लाई बहुत कम हो रहा था। सप्लाई क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पे बैड हार्वेस्ट हो गया, इनका प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। प्रोडक्शन कम होने के कारण ये सब देखने को मिला था, राइज हो गया प्राइस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इसके बाद ये सब दिन देखना पड़ेगा ये लोगों को। तो इकोनॉमिक हार्डशिप एंड सोशल इनइक्वालिटी क्रिएटेड एंगर एंड डिस्पेयर व्हिच बिकेम द फ्यूल ऑफ पॉपुलर रिवोल्ट अक्रॉस यूरोप। तो इकोनॉमिक हार्डशिप्स क्या हुआ, इसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटीज एंड क्रिएटेड एंगर, डिस्पेयर, ये सब हमको देखने को मिलेगा, जो पॉपुलर रिवोल्ट आगे जाके बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स को हमको देखने को मिलता है। उसके बाद 1848 ए ईयर ऑफ रिवॉल्यूशन। 1848 को ईयर ऑफ रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। The year 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out of the roads. So 1848 में क्या हुआ था, ये नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज यहाँ तक ही पढ़ते हैं। 1848 में किस तरह से रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, इसका रिवॉल्यूशन कहाँ से, तो वहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे इसको। ओके, ठीक है, बाय, थैंक यू।